जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ाया था? अच्छा, यहीं तक पढ़ा था अपन ने। अच्छा, लिमिटेशन लिखना इसकी। हाँ, वो तो बराबर कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट क्लास है। ये छोटी मोटी चीजों की टेंशन नहीं लेता मैं। लिमिटेशंस लिखेंगे अपन। पहली लिमिटेशन लिखना, प्रॉपर ओरिएंटेशन की लिमिटेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशन लिखवा रहा हूँ। पहली लिमिटेशन लिखेंगे, दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर, दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर simple biomolecular gaseous reactions. This theory is mainly applicable for simple biomolecular gaseous reactions, simple biomolecular gaseous reactions, but fails for complex reactions, but fails for complex reactions, biomolecular gaseous reactions, simple biomolecular gaseous reactions, but fails for complex reactions. Next point लिखना, this theory is mainly applicable for, next point है, this theory is mainly applicable for this theory is mainly applicable for gaseous reactions, gaseous reactions and for solutions, gaseous reactions and for solutions in which reacting species are molecules, and for solutions in which reacting species are molecules. जब अपन ने प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन पढ़ा था तो याद करो, मैंने एक रिएक्शन लिखी थी A2 + B2 gives 2AB, और वहां पर लिखा था मैंने ये रिएक्शन कौन सी है, सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। और वहां पर यह भी बताया था ये थ्योरी फेल कहां पर होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फेल होगी। तो ये थ्योरी अपन अप्लाई कहां पर करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन जिनकी मॉलिकुलैरिटी क्या हो, 2 हो, है ना। साथ ही साथ गैसियस रिएक्शन के लिए तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, अपन उन सॉल्यूशंस के लिए भी ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं जहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और याद करो जब अपन ने प्रॉपर ओरिएंटेशन पढ़ा था तो मॉलिक्यूल्स को अपन ने लड्डू के शेप में रिप्रेजेंट करा था, है ना। मतलब ये थ्योरी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को इग्नोर करती है और मॉलिक्यूल्स को क्या कंसिडर करती है, हार्ड स्फीयर्स। क्या कंसिडर करती है, हार्ड स्फीयर। तो थर्ड लिमिटेशन लिखना है इसकी, इट कंसिडर्स molecules to be hard spheres, it considers molecules to be hard spheres and ignores their considers molecules to be hard spheres and ignores their structural aspect, and ignores their structural aspect. ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, which of the following is or are correct for, which of the following is or are correct for endothermic reactions, which of the following is or are correct for endothermic reactions. आपको 4 ऑप्शन बोर्ड पर गिवन है, EA इज इक्वल टू डेल्टा H, EA
greater than delta H, EA less than delta H, all of these. क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? सेकंड होगी। एक बार ग्राफ देख लेते हैं। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डेल्टा एच क्या हो? पॉजिटिव। मतलब अपन ने हीट दी है ज्यादा, रिलीज हुई है कम। तो मैं कह सकता हूं एंडोथर्मिक का कर्व कुछ ऐसा होगा। ये क्या हो जाएगा? ये। और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एच। अब प्रोडक्ट की एंथैल्पी एंडोथर्मिक के केस में हमेशा क्या होगी? ज्यादा। और रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या होगी? कम। ये सोचकर अपन को ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब आप देखो खुद ही कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डेल्टा एच से क्या है? ज्यादा है। और कोई सी भी पॉसिबिलिटी आप क्रिएट करके देख लो, ये हमेशा ज्यादा ही होगा। गिवन दैट प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए और रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम होनी चाहिए, और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। इसको कितना भी ऊपर ले लो या कितना भी नीचे ले लो, एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। सेकेंड ऑप्शन। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेम चीज आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बतानी है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? चार ऑप्शन वही के वही दे रखे हैं आपको। Which of the following is or are correct for exothermic reaction? फर्स्ट किसको लग रहा है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फोर्थ आंसर फोर है। तीनों को सेटिस्फाई करेंगे अपन, देखना। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। बात किसकी कर रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? हीट दी है कम, रिलीज हुई है ज्यादा। हाँ, डेल्टा एच नेगेटिव आता है यहां पर। एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एच। और ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप खुद देखो, बड़ी खूबसूरती से ये दोनों बराबर हो रही हैं, और साथ ही साथ दिखाई दे रहा है एनर्जी है दी है कम, रिलीज हुई है ज्यादा। एक्सोथर्मिक। बात समझ में आ रही है? सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा। डेल्टा एच है कम, एक्टिवेशन एनर्जी है ज्यादा, और डेल्टा एच है कम। एक्सोथर्मिक का ही कर्व है। ये पीओआर क्या है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और बहुत बार यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की जगह टाइम भी लिखा हुआ रहता है, तो कंफ्यूज मत होना। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है? डेल्टा एच ज्यादा हो। ठीक है, ये लो डेल्टा एच ज्यादा हो गया। ये रिएक्टिवेशन एनर्जी, और ये रहा डेल्टा एच। डेल्टा एच ज्यादा है, ये है एनर्जी, ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बात सभी को? ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फटाफट इसको कॉपी करो।
यहाँ सिर्फ बात किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। जिन्होंने ये लिख लिया वो ये ग्राफ बना देना। एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या एनर्जी वर्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में आपको ग्राफ गिवन है। आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन लिख लो पहले। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये टोटल एनर्जी नहीं है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। सेकंड पार्ट एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड पार्ट हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा एच। फोर्थ पार्ट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फिफ्थ पार्ट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। पूरा पूरा लिखना, छोटे छोटे में मत लिखना। कोई बात नहीं, लिख लिया तो हो जाएगा सॉल्व ये। हाँ, क्या आ रहा है आंसर? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? 40 या 50? थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी 50। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? वो एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। मतलब ये हो जाएगा 50 किलो कैलोरी। नेक्स्ट पूछा है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 20 किलो कैलोरी। डेल्टा एच क्या हो जाएगा? ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। तो मैग्नीट्यूड तो समझ में आ रहा है कितना है 10। और साथ ही साथ अपन ऐसे देख सकते हैं कि जो कर्व है किसका, एंडो का या एक्सो का? तो डेल्टा एच एक्सोथर्मिक का होता है नेगेटिव, मतलब -10 किलो कैलोरी। इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये हो जाएगा 10 - 20 -10। ठीक है।
एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी 30 किलो कैलोरी, 30 किलो कैलोरी। और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 40 किलो कैलोरी। अच्छा पता है, आप एच यहां से भी निकाल सकते थे, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। फॉरवर्ड मतलब 30, बैकवर्ड मतलब 40, 30 माइनस 40 माइनस 10 किलो कैलोरी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन आपको बोर्ड पर गिवन है। रिएक्शन आपको बोर्ड पर गिवन है, A plus B gives C plus D plus 20 kilojoule per mole. The activation energy of the following reaction is, the activation energy of the following reaction is, the activation energy of the following reaction is 85 kilojoule per mole, 85 kilojoule per mole. Calculate backward activation energy, calculate backward activation energy. क्या रहा है आंसर? -105 +105। अच्छा, किसी का 55 नहीं आ रहा, 65 नहीं आ रहा, 65 आ रहा है आपका। अच्छा इधर देखो, देखो पता है ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता जब यहां पर रिएक्शन के आगे सेमीकोलन लिखकर डेल्टा एच देता। एक तो रिप्रेजेंटेशन ये भी होता है, A plus B give C plus D, A plus B give C plus D, सेमीकोलन लिखकर डेल्टा एच इज इक्वल टू -20। ये तो बहुत आसान हो जाता, यहां पर आपको मैग्नीट्यूड भी मिल जाता और साइन भी मिल जाता। पर यहां पर अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन में, तो आपको मैग्नीट्यूड तो पता है पर साइन पता लगाना है। तो साइन पता कैसे लगाएंगे? आप खुद देखिए, एनर्जी जो है वो मिल कहां रही है? प्रोडक्ट में मिल रही है, मतलब एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच क्या हो जाएगा? -20 किलोजूल पर मोल। ठीक है ना? एक तो तरीका ये हो गया पहचानने का, पर बहुत बार पता है क्या होता है, समझ में ही नहीं आता। बहुत बार अपन को चीजें ही नहीं समझ में आती कि ये जो +20 दे रखा है, कभी कभार यहाँ पर -20 लिखा रहता है, कभी कभार यहाँ पर -20 लिखा रहता है, तो समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है ना? तो हमेशा पता है एक काम करना, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। टेक्निक सुनना ध्यान से, कि आपको रिएक्शन में एनर्जी जहां भी दे रखी हो उसको रिएक्टेंट साइड ले आना, आपको प्रॉपर साइन मिल जाएगा। मैंने क्या बोला? रिएक्शन में आपको एनर्जी जहां कहीं भी दे रखी हो उसको कहां ले आना? रिएक्टेंट साइड ले आना। देखो मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो 20 ही रहेगा, भले इधर हो या उधर हो। पर अगर प्रॉपर साइन चाहिए तो आप उसको कहां ले जाओ? रिएक्टेंट साइड ले जाओ, है ना? रिएक्टेंट साइड ले जाओगे, साइन मिल जाएगा आपको -20। अगर ये होता -20, उधर जाके +20 बन जाता, मतलब डेल्टा एच हो गया +20।
ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तब कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, ज्यादा दिमाग लाने की फिर जरूरत भी नहीं है। रिएक्टेंट साइड लाओ, एक्चुअल साइन आपको मिल जाएगा। और याद करो डेल्टा एच का फॉर्मूला मैंने बताया था, ये क्या होगा? फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और याद करो मैंने आपको बताया था डेल्टा एच यहां पर विद साइन पुट करेंगे तो हो जाएगा -20 इज इक्वल टू, इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड मान के चलेंगे। 85 माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी 105 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलूं? An exothermic chemical reaction is occurring. An exothermic chemical reaction is occurring in two steps as follows. In two steps as follows. दो स्टेप आपको बोर्ड पर गिवन है। ये दो स्टेप लिखना, फिर आगे क्वेश्चन लिखेंगे अपन। ये लिख लिए दोनों स्टेप। ये नहीं बनाना है अभी, पहले क्वेश्चन लिखेंगे। The process of reaction, the process of reaction can be, the process of reaction can be best described by, the process of reaction can be best described by, चार ऑप्शन आपको गिवन है। ए किसको लग रहा है? बी, सी, डी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, खत्म, है ना? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पहले लाइन में ही बोल रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर यह कह रहा है आपसे कि जो रिएक्शन है वो दो स्टेप में हो रही है। अयो ये तो एक में ही हो रहा है, ध्यान रखना यहां पर, ये इंटरमीडिएट है। और यहां पर अगर अपन बात करें, यहां पर बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? यहां पर एक रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये प्रोडक्ट वापस से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो इंटरमीडिएट यहां नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट यहां पे बनेगा। ये पहली रिएक्शन हुई है, प्रोडक्ट बना, फिर ये जो प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट की तरह एक्ट करेगा दूसरी रिएक्शन के लिए, ये दूसरी रिएक्शन हुई है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये भी गलत हो गया, यहां तो सिर्फ एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है।
ठीक है, अब इधर देखो, देखते जाओ, ये दो चीजें समझ में आ गई। तीसरी चीज, मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप है स्लो स्टेप, सेकंड स्टेप है फास्ट स्टेप। मुझे एक बात बताओ, अगर फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है मतलब रिएक्शन की रेट क्या होगी, कम या ज्यादा? अगर रिएक्शन की रेट है कम तो एनर्जी बैरियर होगा, अगर एनर्जी बैरियर ज्यादा तो लेंथ ऑफ कर्व। मतलब पहला स्टेप का जो एनर्जी बैरियर है वो ज्यादा होना चाहिए और दूसरे स्टेप का एनर्जी बैरियर कम होना चाहिए। अगर यहां पर देखें, पहले स्टेप का एनर्जी बैरियर कम है, दूसरे स्टेप का एनर्जी बैरियर ज्यादा है, तो इस कर्व के अकॉर्डिंग पहला स्टेप तो फास्ट होना चाहिए, दूसरा स्लो होना चाहिए, पर ऐसा तो दही नहीं रखा है, मतलब ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा? सी। अब सी को भी देख लो एक बार, पहला स्टेप का एनर्जी बैरियर ज्यादा है, दूसरे स्टेप का एनर्जी बैरियर कम है, मतलब पहला स्टेप स्लो स्टेप, दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप, वही दे रखा है, ये आंसर है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, पहले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो एक्स है, अब ये जो प्रोडक्ट है ये दूसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है ना? पर यहां पर अगर अपन बात करें, यहां तो क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, यहां पर क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए अवेलेबल रहता है, तो यहां पर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट यहां पर बनेगा। ठीक है, बहुत बार ऐसी ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जहां पर इंटरमीडिएट बहुत प्रेशियस होता है, तो अपन क्या करते हैं, इंटरमीडिएट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर ये इंटरमीडिएट होता तो इसको तो कभी एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है, जब ये चैप्टर, क्या मुझे बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है मतलब रेट क्या होगी, ज्यादा या कम? कम, तो एनर्जी बैरियर ज्यादा। देखो इधर, आपको मजे नहीं लेना है, यहां पर देखो, फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपने बोली एनर्जी बैरियर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि स्लो है, देखो एनर्जी बैरियर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप फास्ट है मतलब एनर्जी बैरियर कम, ये देखो कम है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में अपन को 3 सेक्शन पढ़ने हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर दिया था, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया है, अब अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और जैसे ही ये सेक्शन खत्म होगा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। हेडिंग लिखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक नहीं लिखा होता तो फिर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती फिर, है ना? हेडिंग लिखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, दिमाग लगा लगा के जवाब देना, बहुत सारे फैक्टर्स आपको समझ में आएंगे पहले से ही, है ना? क्योंकि ऑलमोस्ट अपन पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं और बहुत अच्छे से समझ समझ कर खत्म करा है, तो फैक्टर समझ में आने लगेंगे। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर रिएक्टेंट के नेचर के अलग अलग एस्पेक्ट अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसी में सबसे पहले अपन यहां पर बात करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। साथ साथ लिखते भी रहना, इतना ज्यादा है ना समझने का नहीं है, आप ही जवाब दोगे, पर जब मैं पूछूं ना आपसे क्वेश्चन तो यहां पर ध्यान दे देना, है ना? अब यहां पर देखो, अगर बात करें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट की, तो मुझे एक बात बताओ, अपने सिलेबस में कौन कौन से फिजिकल स्टेट दे रखे हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्टेंट का फेज या फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है ना? तो मान लो कोई रिएक्टेंट है
जो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है और गैसेस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। अपन को यह पता लगाना है उस रिएक्टेंट की रेट किस स्टेट में ज्यादा होगी, सॉलिड में ज्यादा होगी, लिक्विड में ज्यादा होगी या गैस में ज्यादा होगी। कहां पर ज्यादा होगी? गैस में ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? कोलिजन ज्यादा होंगे। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने के कारण कोलिजन ज्यादा होंगे। कोलिजन ज्यादा होंगे मतलब कह सकता हूं कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। भाई टोटल कोलिजन के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा होंगे, इनइफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा होंगे, और अगर इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। मतलब सबसे ज्यादा रेट कहां पर नजर आएगी? गैस में। उससे कम और सबसे कम। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर होंगे कम, इंप्लाइज कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। इफेक्टिव कोलिजन होंगे ज्यादा। इंप्लाइज रेट ऑफ रिएक्शन होगी ज्यादा। नेक्स्ट है फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल। फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल। अच्छा, पार्टिकल साइज की अगर अपन बात कर रहे हैं, मतलब यहां पर अपन कह सकते हैं, यहां पर अपन बात किसके लिए कर रहे हैं? ओनली फॉर सॉलिड्स। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, अगर पार्टिकल साइज होगी कम तो सरफेस एरिया क्या होगा? अगर पार्टिकल साइज होगी कम तो सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा। रेट ऑफ रिएक्शन होगी ज्यादा। क्या यस? कहां पड़ा है? तो फिर उल्टा क्यों बता रहे थे? सुनो इधर, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर पार्टिकल साइज कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, है ना। बाद में बात करेंगे सरफेस एरिया की। सपोज करो आपके पास आइस क्यूब है ना, आइस क्यूब है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में क्या है आपके? आइस जो है वो क्रश्ड फॉर्म में है। क्रश्ड फॉर्म समझते हो ना? बर्फ का गोला बनाते हैं, है ना। गोला खाया होगा, ऐसे लड्डू बनाते हैं, उसमें स्टिक डालते हैं और फिर उसको रंगीन करते हैं, है ना। तो आपके पास हाथ में क्या है? आइस क्यूब है, और दूसरे हाथ में क्या है? क्रश्ड आइस है। गोला नहीं है घोंचू, क्रश्ड आइस है। क्या है? क्रश्ड आइस है। अब अगर आप इसको यूं ऐसे ग्रैब करोगे, अगर आप इसको ग्रैब करोगे, सबसे जल्दी आइस कहां पिघलेगी? आइस क्यूब पिघलेगा या क्रश्ड आइस पिघलेगी? क्रश्ड आइस सबसे पहले पिघलेगी। क्यों? साइज छोटी है पार्टिकल की, इसलिए जल्दी मेल्ट हो रहा है। इसलिए मेल्ट होने की जो रेट है वो क्या है? जल्दी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास शुगर क्यूब है। शुगर क्यूब, कभी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में जाना, वहां पर शुगर क्यूब फॉर्म में मिलती है ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं मिलते, क्यूब मिलती है। आपके पास शुगर क्यूब है, ठीक है, और आपके पास पाउडर्ड शुगर है। अब आप मुझे बताओ, हाँ बूरा, आपके पास शुगर क्यूब है और शुगर पाउडर्ड फॉर्म में है। सबसे जल्दी शुगर कहां डिजोल्व होगी? पाउडर्ड शुगर डिजोल्व होगी या शुगर क्यूब? मतलब कह सकते हैं पाउडर्ड शुगर जो है वो डिजोल्व फटाफट होगी, मतलब उसकी डिजोल्व होने की रेट क्या होगी? ज्यादा। मतलब कह सकते हैं पाउडर्ड शुगर की साइज बड़ी थी या ज्यादा? छोटी थी। देखना चाहता था आप क्या जवाब दे रहे हो। छोटी थी या बड़ी? पाउडर्ड शुगर की साइज क्या थी? छोटी, इसलिए उनके डिजोल्व होने की रेट क्या है? ज्यादा। दो एग्जांपल देख लिया अपन ने और ये समझ लिया कि अगर पार्टिकल साइज छोटी है तो रेट क्या होगी? ज्यादा होगी। अब अपन को ये देखना है कि अगर पार्टिकल साइज छोटी है तो सरफेस एरिया ज्यादा कैसे है। सुनना ध्यान से।
ये मान लो कोई ब्लॉक है ना, सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस का एक ब्लॉक है ये, ठीक है। अब अगर मैं सब्सटेंस के सरफेस एरिया की बात करूं, सब्सटेंस के सरफेस एरिया की बात करूं, तो सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यही होगा सरफेस एरिया, है ना। अब मैंने क्या करा, इस ब्लॉक को ब्रेक करा। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये वाला सरफेस एरिया भी बढ़ गया और ये वाला भी बढ़ गया, मतलब जैसे ही पार्टिकल को छोटा करा उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर पार्टिकल को करोगे छोटा तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं यहां पर बात करूं, इसको अगर और मैं चॉप करता हूं तो जो सरफेस एरिया इनका जो क्रॉस सेक्शन से आएगा वो इंक्लूड थोड़ी ना हुआ था, पर तोड़ने के बाद वो भी इंक्लूड होने लग जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप पार्टिकल को छोटा करते जाओगे उसका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। अगर पार्टिकल को छोटा कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो देखा था छोटे पार्टिकल की रेट क्या होती है, ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं पार्टिकल की साइज होगी छोटी तो सरफेस एरिया होगा ज्यादा, तो रेट भी होगी ज्यादा। तो यहां पर एक लाइन लिख लेंगे, पाउडर्ड शुगर dissolve rapidly as compared to sugar cube, as compared to sugar cube। नेक्स्ट है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट अपन पढ़ चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी में। मुझे एक बात बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और याद करो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में अपन ने देखा था फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर डिफरेंट, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर डिफरेंट इंप्लाइज देयर बॉन्ड एनर्जीज आर डिफरेंट। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड अलग हैं डिफरेंट रिएक्टेंट्स में, उनकी बॉन्ड एनर्जीज अलग है, तो उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बाहर से एनर्जी भी देनी पड़ेगी अलग, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी भी होगी अलग। और अगर डिफरेंट रिएक्टेंट्स के लिए एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है, डिफरेंट रिएक्टेंट्स के लिए एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है, तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी होगी अलग अलग। ये बात समझ में आ रही है? और याद करो वहां पर अपन ने एग्जांपल लिया था कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। डिफरेंट रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होंगे अलग अलग, इनकी बॉन्ड एनर्जीज होगी अलग अलग, तो इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी देनी पड़ेगी अलग अलग। अब आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी कहां देनी पड़ेगी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में, फिर डबल बॉन्ड, और सबसे कम देनी पड़ेगी सिंगल बॉन्ड में। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, अगर सबसे ज्यादा एनर्जी मैं यहां पर दे रहा हूं इसको तोड़ने के लिए, तो इसकी रेट ज्यादा या कम, इसकी रेट क्या होगी, कम, क्योंकि इसका एनर्जी बैरियर क्या है, ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? सेम रीजन यहां पर लिखेंगे अपन केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट में, फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट्स number of bonds and their bond energies are different, implies activation energy is different, implies rate of reaction will be different। सेकेंड फैक्टर देखेंगे, ये फर्स्ट फैक्टर ही चल रहे थे, सेकेंड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा अब इधर देखना, बाद में लिखना।
अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करूं तो एक जनरल रेट लॉ लिख सकता हूं मैं। जनरल रेट लॉ लिख रहा हूं मैं, R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो मैं कह सकता हूं इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। अगर मैं इन जनरल बोल रहा हूं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रेट क्या होगी, बढ़ेगी, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर और नेगेटिव ऑर्डर। बोल सकता हूं ऐसे। अब आप खुद देखो, ऑर्डर रखो 1, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ, रेट बढ़ेगी। ऑर्डर रखो 2, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ, रेट बढ़ेगी। ऑर्डर रखो 3, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ, रेट बढ़ेगी। मतलब अगर आपसे कोई इन जनरल पूछ ले कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने पर रेट पर क्या चेंज नजर आएगा, तो इन जनरल अपन कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक है, यहां पर अपन बोल सकते हैं एक्सेप्ट जीरो एंड नेगेटिव ऑर्डर। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। अब आप ही जवाब दो, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट तो बढ़ रही है, पर ये रेट क्यों बढ़ रही है? बिल्कुल सही कह रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ाया अपन ने, है ना। अगर अपन कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा है? अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे हैं? अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो Z की वैल्यू बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है सभी को पीछे, है ना। तो मैं कह सकता हूं ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, Z बढ़ रहा है। Z बढ़ रहा है मतलब क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ रहा है। और अगर इफेक्टिव कोलिजन बढ़ रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। थर्ड फैक्टर है प्रेशर, इसे प्यार से बोलते हैं दाब। प्रेशर, थोड़ा सा दिमाग लगा के जवाब देना। अगर सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर अपन इंक्रीज करते हैं, सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर अपन इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या घटेगी? सॉलिड और लिक्विड का अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, घटेगी? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, कुछ भी चेंज नजर नहीं आएगा। दबा के देखो ना सॉलिड को, लिक्विड को दबा के देखो। बिस्लेरी की बोतल लो, पूरी उसको भर दो आप, ब्रिम तक उसको पूरा फिल कर दो, ढक्कन लगा दो, दबाओ उसको, सिर्फ प्लास्टिक चू 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 करेगा, पर लिक्विड क्या कंप्रेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। या आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट करा होगा, सिरिंज में आप लिक्विड भर दो, पानी भर दो, है ना, और उसके आगे हाथ लगा दो और पीछे से उसको प्रेस करने की कोशिश करो, क्या प्रेस होता है? नहीं होता है। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो अपन कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, और याद करो मैं हमेशा आपको कहता था गैसेस के केस में अपन कंसंट्रेशन मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर,
या पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में इसलिए नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है। पॉइंट लिखना है यहां पर, फटाफट लिखो इसको, फटाफट 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 लिखो। इफेक्टिव कोलिजन ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जेड बढ़ रहा है, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये आरओपी नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाह, क्या कम हो जाना चाहिए? पहले तो ये बताओ क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने पे हो क्या रहा है आपका, ये बताओ पहले। गैस लिक्विड में हो गई, आपने स्टेट ही चेंज कर दिया ना, अब तो स्टेट थोड़ी ना चेंज करना है। इधर लिखो पहले, इसमें लिखना यार, फटाफट लिखो। प्रेशर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, effect of pressure on rate of reaction is negligible when reactants are in, is negligible when reactants are in solid and liquid state, when reactants are in solid and liquid state, but when reactants are in gaseous state, but when reactants are in gaseous state, but when reactants are in gaseous state, then यहां पर देखो, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन गैसेस की बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कह सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जेड बढ़ जाएगा, जेड बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम increases, implies Z increases, implies effective collision increases. Implies rate of reaction increases. Next factor है temperature, तापमान। इन जनरल अपन बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, इन जनरल बात करी अपन ने, वरना तो फिर अपन कमेंट ही नहीं कर पाएंगे, फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में बढ़ेगी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में बढ़ेगी? एंडो में बढ़ेगी।
मतलब अपन कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वहां पर रेट बढ़ रही है, और एक्सो के केस में एक्सो के केस में क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगी, वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया था, टेम्परेचर बढ़ाने पे हो क्या रहा था, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स विच आर क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर इंक्रीजेस, इंप्लाइज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब भले ही कोई सी भी रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा 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 बढ़ेगी। अब जो आपको डाउट आ रहा है वो सुनो, आपको पढ़ाया सही गया था पर आपने पढ़ा बिल्कुल गलत है। अरे इधर देखो, मत बोलो अभी। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था ली चटोरी प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, है ना। प्यार से मैं उसको ऐसे बोलता हूं, हमारा रिश्ता ही अलग है। अच्छा अब इधर देखो ध्यान से, इसको समझना। सपोज करो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम आया है मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जारी है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जारी है, और ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मतलब रिएक्शन कुछ रेट से फॉरवर्ड जारी होगी, कुछ रेट से बैकवर्ड जारी होगी, और इक्विलिब्रियम आया मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड रेट भी बढ़ेगी और बैकवर्ड रेट भी बढ़ेगी, पर एंडोथर्मिक के केस में जो फॉरवर्ड रेट है वो ज्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू बैकवर्ड रेट। इसलिए अपन बोलते हैं जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। वहां पर कहीं भी रेट के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करा गया था, वहां पर सिर्फ इक्विलिब्रियम के शिफ्ट होने की बात करी गई थी। ये बात समझ में आ रही है। तो एंडोथर्मिक के केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ रही है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ रही है, पर जो रेट बढ़ रही है फॉरवर्ड रिएक्शन की वो ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसे ही अगर अपन बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में जब इक्विलिब्रियम आया है मतलब रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड क्या हो गई, बराबर। जब इक्विलिब्रियम आया है तो फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट क्या हो गई, बराबर। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो फॉरवर्ड रेट भी बढ़ेगी और बैकवर्ड रेट भी बढ़ेगी, पर एक्सोथर्मिक के केस में बैकवर्ड रेट ज्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू फॉरवर्ड रेट। इसलिए बोलते हैं जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। वहां पर रेट के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, वहां पर इक्विलिब्रियम के शिफ्ट होने की बात करी गई थी, और आपको बोला गया था एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये बोला गया था, रेट के बारे में नहीं बोला गया था। फॉरवर्ड रेट भी बढ़ेगी, बैकवर्ड रेट भी बढ़ेगी, कोई सी भी रिएक्शन हो रेट जरूर बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। एक्सेप्शंस की अपन बात नहीं कर रहे हैं, आपके सिलेबस में इन जनरल स्टेटमेंट दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लिखो rate of reaction always increases, rate of reaction always increases, rate of reaction always increases on increasing temperature, whether it is endothermic reaction, whether it is endothermic reaction or exothermic reaction. because साथ साथ लिखना, on increasing temperature kinetic energy of molecules increases, और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ रही है। इसका मेन रीजन क्या था, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, number of active molecules which are crossing energy barrier,
इंक्रीजेस। इसी लाइन को मैं और क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स increases implies rate of reaction increases, implies rate of reaction increases। कॉपी करो इसको। और इस लाइन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में दे दिया था। लिख लिया? तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स विच आर क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया था लास्ट क्लास में। और इसी को मैं सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ रही है। इसका मेन रीजन क्या होगा? यही होगा। ऐसा क्यों? सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं। यहां लिखा है नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस का मतलब क्या होता है? एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है। अल्टीमेटली ये कहना क्या चाह रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है, इसलिए रेट बढ़ रही है। ये मेन रीजन है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्टेंट ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। अब जो केमिस्ट थे, जितने भी केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी इस टेम्परेचर में। ठीक है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी टेम्परेचर को लेकर। उनको यह तो पता चल गया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ेगी, पर वो ये पता लगाना चाहते थे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कितने टाइम्स बढ़ेगी, ये पता लगाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, जैसे आप लोग बैठे हो ना भीड़ में, वैसे ही एक सभा रखी गई डिफरेंट डिफरेंट केमिस्ट और साइंटिस्ट की। और वहां पर सबको क्यूरियोसिटी काहे की थी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ रही है, पर कितने टाइम्स बढ़ रही है, ये पता लगाना था। और वो उनसे हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने क्या करा, ग्रुप की हेल्प ली। इंडिविजुअली तो वो कर ही नहीं पा रहे थे, तो सबने मिलकर साथ साथ एक दूसरे की मदद करी और ये डिसाइड करा कि सब मिलकर क्या करते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर, ताकि अपन अलग अलग टेम्परेचर पर रेट के चेंजेस देख पाए। सबने बहुत सारी रिएक्शन करी, एक ने 10 करी, एक ने 15 करी, एक ने 20 करी, सबने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया। और जब सबने रिएक्शन करी तो एक डेटा निकल कर आया, और उस डेटा का जब एनालिसिस करा गया तो यह देखा गया कि जनरली 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट 2 to 3 टाइम्स हो जाती है। रेट दोगुनी से तिगुनी हो जाती है। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट दिया एक। जनरली बहुत सारी रिएक्शंस के लिए ट्रेंड देखा गया कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट 2 to 3 टाइम्स हो रही है। हाँ, ऐसा भी हो रहा था जहां पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट 10 टाइम्स हो रही थी, कहीं 15 टाइम्स हो रही थी, कहीं 30 टाइम्स हो रही थी। पर जनरली क्या देखा गया कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट 2 to 3 टाइम्स हो रही थी। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखा गया, जनरली लिखो, जनरली कॉमा, जनरली कॉमा, for every 10 degree rise in temperature, for every 10 degree rise in temperature, generally comma, for every 10 degree rise in temperature, rate of reaction becomes, generally for every 10 degree rise in temperature, rate of reaction becomes 2 to 3 times, 2 to 3 times, 2 to 3 times। अब 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अपन बढ़ा रहे हैं, सुनना ध्यान से, 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अपन बढ़ा रहे हैं, तो रेट कितने टाइम्स हो रही है? 2 टाइम्स हो रही है, कहीं 3 टाइम्स हो रही है, कहीं 10 टाइम्स हो रही है, कहीं 15 टाइम्स हो रही है। तो ये रेट कितने टाइम्स हो रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपन को ऑब्टेन होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट से।
तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बताता है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हुई। इंक्रीज तो होगी पर कितने टाइम्स इंक्रीज हुई इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो हेडिंग लिखना टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन म्यू से, इसको डिफाइन करेंगे अपन। इसको अपन डिफाइन करेंगे इसमें लिखना इट इज डिफाइंड एज it is defined as it is defined as the ratio of rate constant of a reaction. It is defined as the ratio of rate constant of a reaction. It is defined as the ratio of rate constant of a reaction at two different temperatures, at two different temperatures, at two different temperatures, having temperature difference of having temperature difference of having temperature difference of 10 degrees Celsius or 10 Kelvin, having temperature difference of 10 degree Celsius और 10 Kelvin। अब इसको देखो इधर, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अपन को क्या बताता है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कितने टाइम्स बढ़ रही है। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को अपन डिफाइन कैसे करते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? रेट कांस्टेंट का क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो है? रेट कांस्टेंट का रेशियो है। और ये जो रेट कांस्टेंट है ये मेजर करे गए हैं दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, जिनका डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस, यहां अपन कहते हैं 10 केल्विन। अपन जानते हैं डिफरेंस अपन डिग्री सेल्सियस में ले या केल्विन में ले, बात बराबर ही है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? रेट कांस्टेंट का रेशियो है, जिसको दो अलग अलग टेम्परेचर पर मेजर करा गया है, जिनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैं कह सकता हूं अगर ये जो रेट कांस्टेंट है टी टेम्परेचर पर मेजर करा गया है, तो ये रेट कांस्टेंट मेजर करा गया होगा टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, या मैं कह दूं टी प्लस 10 केल्विन पर। ठीक है, तो ये क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और जनरली इसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है? 223। ठीक है, इसको लिखो। अब अगर किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं है, इनिशियल टेम्परेचर मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट लेना 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर म्यू की वैल्यू मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे मिनिमम वैल्यू, दैट इज 2। तो ये लिखो, फिर अपन पॉइंट लिखेंगे दोनों। पॉइंट लिखेंगे if value of temperature is not mentioned, if value of temperature is not mentioned, then assume 25 degrees Celsius. If value of temperature is not mentioned, then assume 25 degrees Celsius. Next point लिखना, if mu is not given, if mu is not given, then assume its minimum value, then assume its minimum value, then assume its minimum value, that is 2, I dot E dot 2। क्वेश्चन लिखेंगे, initial temperature of reaction is 10 degrees Celsius. Initial temperature of reaction is 10 degrees Celsius, full stop. Find increase in rate, find increase in rate when temperature is increased
find increase in rate when temperature is increased. When temperature is increased. First part, by 100 degrees Celsius. By 100 degrees Celsius. Second part, 200 degrees Celsius. 200 नहीं, TO2 space 100 degree Celsius. मैंने बताया था शायद तक, मैं बताऊंगा आपको, इस बैच में ही बोला था शायद मैंने। करो करो सॉल्व। अच्छा मुझे एक बात बताओ, म्यू की वैल्यू नहीं दे रखी है क्या, मानू 2? करो सॉल्व इसको, क्या आ रहा है आंसर? म्यू लेंगे 2 और ये आया कहीं से नहीं है, अपन ने अज्यूम करा है। कितने टाइम्स हो रही है? 20 और 18। अच्छा, और फर्स्ट पार्ट का गलत है। ये नहीं तो वो 2 और बाय का डिफरेंस आपको पता ही नहीं है। कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? किसी का कुछ आया? क्या आया? 20 और 18। देखो इधर, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए बाय 100% और 200% का मतलब क्या है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले अपन बात करें फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब यह है कि रिएक्शन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया गया है। अगर इनिशियल है 10 तो 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो फाइनल हो जाएगा 110। फाइनल क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। मतलब T2 की वैल्यू क्या है? 110 डिग्री सेल्सियस। अब इधर देखो सॉल्व कैसे करेंगे। मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पर इनिशियल रेट है R1, है ना। मुझे यह पता करना है कि 110 डिग्री सेल्सियस पे रेट क्या होगी। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे मैंने मान लिया इनिशियल रेट है R1। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाऊंगा तो पहुंचूंगा 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो रेट क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स, तो 2R1 हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, तो रेट हो जाएगी 4R1। 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, रेट हो जाएगी इसका डबल 6R मत लिख देना। टेम्परेचर आपने यहां से बढ़ाया है ना 10 डिग्री, यहीं से तो बढ़ाया है, तो इसकी रेट डबल होगी ना, तो ये हो जाएगा 8R1। जिसका 18 और 20 आ रहा था वो समझ में आ गया होगा अब आपको, गलती क्या करी आपने। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया, 50 डिग्री सेल्सियस पे होगी 16R1। 60 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी? 32R1। 70 डिग्री सेल्सियस पे होगी 64R1। 80 डिग्री सेल्सियस पे होगी 128R1। 90 डिग्री सेल्सियस पे होगी 256R1। 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी 512R1 और 110 डिग्री सेल्सियस पे होगी 1024R1। मतलब मैं कह सकता हूं जो फाइनल रेट है R2, T2 टेम्परेचर पर रेट है R2,
ये किसके बराबर हो जाएगी? मैं बोल सकता हूं 1024 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1024 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड टू 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया गया है। 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया गया है, मतलब फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप मुझे बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पे रेट कितने टाइम्स हो गई? मतलब बोल सकता हूं R2 इज इक्वल टू 512 R1। मतलब बोल सकता है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 512 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो फटाफट इसको, फटाफट कॉपी करो फटाफट। अभी पहले कॉपी तो करो आप, फिर कहोगे सर रुको रुको। फटाफट कॉपी करो पहले। क्या हो गया? है? इंतजार कर रहे हो? बहुत दिन हो गए ना। इतना बड़ा करेंगे क्या? बोलो ना। अगर सपोज करो 500 डिग्री सेल्सियस दे दिया, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाय 500 डिग्री सेल्सियस, तो यहां तो 100 डिग्री के लिए इतनी सी रेल बनी, 200, 300, 400। ऐसे करेंगे क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं करेंगे सर, इतना बड़ा नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? ट्रिक बनाएंगे। देखो ट्रिक पता है कैसे बनती है? फाइनल आंसर देखो आप तो बस, कहीं से भी मैं ये ले आऊं मजा आ जाएगा। मुझे अल्टीमेटली यही लाना है ना? मुझे ये लाना है बस। अब आप मुझे बताओ 1024 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 10। अच्छा, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना? खुद ही दिमाग लगाना, देखना आप ही ट्रिक बनाओगे इसकी। मुझे एक बात बताओ, ये 2 कहां से आया? म्यू। ठीक है, लिख दो म्यू। पावर में है 10। अब इनिशियल टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस। क्या करूं? 100/10। 100 कहां से आया? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब आप कह रहे हैं T2 माइनस T1, ये तो 100 ही हुआ। मतलब 10 कैसे भी लाना है बस। फाइनल माइनस इनिशियल सर 100 हुआ है, 10 लाना है। अच्छा कोई बात नहीं, 10 कर दो। ऐसे करेंगे क्या? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, यही आंसर है। क्रॉस चेक करना है, अप्लाई करके देखो यहां पर। 512 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 9। म्यू की जगह क्या आएगा? 2। T2 कितना है? 100। T1 कितना है? 10। 100 माइनस 10 90 डिवाइडेड बाय 10 9। 2 की पावर 9। हाँ बिल्कुल सही निकालिया आपने। मतलब मेरे साथ साथ रहकर आप भी ट्रिक निकालने लग गए। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसी चीज को मैं इन जनरल ये भी तो बोल सकता हूं R2/R1 इज इक्वल्स टू म्यू टू दी पावर
T2 माइनस T1 अपॉन 10। किसको दिक्कत है क्या इसको बोलने में? नहीं है ना, है ना? एक नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे अपन, नोट डाल के पॉइंट। नोट डाल के पॉइंट। बोलूं? बोलूं? if temperature of reaction if temperature of reaction is increased from T1 degree Celsius to T2 degree Celsius, if temperature of reaction is increased from if temperature of reaction is increased from T1 degree Celsius to T2 degree Celsius, T1 degree Celsius to T2 degree Celsius, then rate of reaction becomes then rate of reaction becomes then rate of reaction becomes mu to the power T2 minus T1 upon 10 times, mu to the power T2 minus T1 upon 10 times. अच्छा इधर देखना, आप इसको समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। मान लो कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जो nth ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, उस रिएक्शन को मैंने T1 टेम्परेचर पे करा रहा हूं, ठीक है? तो T1 टेम्परेचर पे मैं बोल सकता हूं रेट लॉ क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर N। मान लेते हैं nth ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, तो ऑर्डर क्या हो गया, N। अब T1 टेम्परेचर है तो रेट बोली मैंने R1, रेट कांस्टेंट बोला K1, ठीक है? और याद करो रेट कांस्टेंट किस किस बात पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो अगर सेम रिएक्शन को मैं T2 टेम्परेचर पे कराऊंगा तो रेट बदल जाएगी। अभी देखा था टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो रेट हो जाएगी R2 इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N। मैंने यहां मान लिया है जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो सेम है, या मैं ऐसे कह दूं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैं मान के चल रहा हूं यूनिट कंसंट्रेशन है। यूनिट कंसंट्रेशन मतलब 1 मोलर के बराबर है। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1 हो जाएगा। और मुझे पता है अगर मैं टेम्परेचर रिएक्शन का T1 से T2 ले जा रहा हूं, टेम्परेचर रिएक्शन का T1 से T2 ले जा रहा हूं, तो रेट कितने टाइम्स बढ़ रही है, इतने टाइम्स बढ़ रही है। T1 से T2 ले जा रहा हूं, रेट कितने टाइम्स बढ़ रही है, इतने टाइम्स। तो मैं कह सकता हूं जो रेट का रेशियो होगा वही रेशियो रेट कांस्टेंट का होगा, और इनके जो रेशियोज हैं किसके बराबर हो जाएंगे, म्यू टू दी पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। हाँ, बीच में इक्वल का साइन लगाना है यहाँ पर। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये लिख लिया सभी ने? देखो फटाफट इसको।
नहीं, टेम्परेचर ही चल रहा है। अब इधर देखो एक बार, टेम्परेचर के इफेक्ट में अपन ने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ेगी, और एक जनरल स्टेटमेंट दिया था ग्रुप ऑफ केमिस्ट ने। क्या दिया था? फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to 3 टाइम्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइन किसी एक जने ने दी होती, बिल्कुल सही कह रहे हो, उसका नाम आ जाता है ना। दो जनों ने दी होती तो भी नाम आ जाता, और 3 जनों ने दी होती तब भी नाम आ जाता। पर क्या नाम आया? मतलब ये गुमनाम है। बात समझ में आ रही है? मतलब इस लाइन के साथ किसी का नाम अटैच नहीं है। मतलब एक जने ने नहीं दी है, दो ने भी नहीं दी है, 3 ने भी नहीं दी है, ग्रुप ने दी है। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये जो लाइन आई थी ना, ये कैसे आई थी? एक्सपेरिमेंट करा था, डेटा का एनालिसिस करा, और फिर वहां पर जाके अपन ने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to 3 टाइम्स। इस लाइन को ग्राफिकली समझाया था मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने। लाइन तो आ गई थी, पर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इन दोनों ने मिलकर दिया था। ठीक है, अब ये ग्राफ जो है ये आपके एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दे रखा है, 2 पेज में दे रखा है, मतलब एक साइड और दूसरी साइड, है ना। मतलब एक पेज हो गया, एक पेज 2 साइड में दे रखा है ना। पर आपके मॉड्यूल में सिर्फ लाइन दे रखी है ये वाली, और ग्राफ दे रखा है डायरेक्टली। ठीक है, पर अगर ग्राफ से मैं अल्टीमेटली जो मेन कंक्लूजन एक्सट्रैक्ट करूं वो क्या है, कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेट क्या हो रही है? डबल हो जाती है। ठीक है, ये अल्टीमेटली मुझे यहां से समझना है। पर अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इसकी डिटेलिंग करने में बहुत भारी काम होता है, ये आसानी से समझ में नहीं आता। ये भी समझ में नहीं आता कि यहां पर y एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है। ऑल्दो काइनेटिक एनर्जी सब समझते हैं क्या होता है, पर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते कौन है, एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर बढ़ कैसे रही है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ कैसे रहे हैं यहां पर, बहुत सारी चीजें होती हैं जो समझ में नहीं आती। पर हाँ, कंक्लूजन क्या था कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट डबल हो रही है, वो इस ग्राफ से समझ में आ जाता है ना। अब आप मुझे बताओ, ग्राफ एनसीईआरटी से पढ़ लोगे या समझाऊं? समझाऊं? तो फिर इसको समझो। देखो, इसको समझने के लिए मैं एक डेटा लूंगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है एनी बाय एनटी। अब ये एनी क्या है, एनटी क्या है, इसको समझते हैं। एनी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी, मान लो ई एनर्जी। ठीक है, एनटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मुझे पता है जब भी रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो मिलियंस में करेंगे, है ना। मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। पर इस ग्राफ को समझने के लिए और अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने मान लिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 100। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने कितने मान लिए? 100 मान लिए। एक यहां पर मैं हाइपोथेटिकल डेटा यहां पर लिख रहा हूं, हाइपोथेटिकल डेटा यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, एनोनिमस डेटा है। ठीक है, वो इसलिए मैं क्रिएट कर रहा हूं ताकि ये ग्राफ समझ में आ जाए, है ना। अब ध्यान से देखते जाना, मैंने यहां पर टेबल क्रिएट करी है, और टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने यहां पर 3 कॉलम कंस्ट्रक्ट करे, एनी, काइनेटिक एनर्जी और एनी बाय एनटी। ठीक है, अब एक चीज मुझे समझ में आती है, टोटल मॉलिक्यूल्स मैंने कितने माने? 100। तो एक चीज समझ में आती है कि इन 100 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होगी वो सबकी सेम तो नहीं होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, है ना। तो मैंने मान लिया कुल मिलाकर इन 100 में से ऐसे 5 मॉलिक्यूल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी है 10 किलोजूल पर मोल। अब काइनेटिक एनर्जी आप सब जानते हैं, है ना। इसकी यूनिट भी आप जानते हैं, किलो जूल पर मोल में हो सकती है, किलो कैलोरी पर मोल में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। पर अपन को यहां पर क्या यूनिट से मतलब है? नहीं।
अभी अपन को क्या करना है, सिर्फ ग्राफ समझना है, तो यूनिट यूनिट की बात नहीं करेंगे, है ना। अगर समझना है तो ऐसे समझ लो कि 10 किलो जूल पर मोल ही हुई एनर्जी, है ना। तो ऐसे कुल मिलाकर 100 में से 5 मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10। तो आप मुझे बताओ एनी बाय एनटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/100। इसको बोल सकता हूं 0.05। ऐसे कुल मिलाकर 7 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 20 है, तो एनी बाय एनटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/100, दैट इज 0.07। और ऐसे कुल मिलाकर 11 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 30 है, तो एनी बाय एनटी क्या हो जाएगा, 11/100 इज इक्वल्स टू 0.11। और ऐसे कुल मिलाकर 60 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 40 है, तो ये हो जाएगा 60/100 इज इक्वल्स टू 0.60। और ऐसे कुल मिलाकर 13 मॉलिक्यूल्स हैं, 9 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 50 है, तो एनी बाय एनटी हो जाएगा 9/100, ये हो जाएगा 0.09 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ रही है टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करी, है ना। अब आपको यह समझ में आ जाएगा कि यहां पर एक्स एक्सेस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इनके पास पहले से खुद की कोई एनर्जी होगी, और जो एनर्जी बैरियर होगा वो इनको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया इस रिएक्शन का जो एनर्जी बैरियर है वो है 70 किलो जूल पर मोल। ये क्या है, एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर इस बैरियर को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने क्रॉस कर लिया, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी 10 की, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू कितनी है, 0.05। मतलब कोई वैल्यू होगी 0.05। मतलब ऐसे मैं कोई पॉइंट प्लॉट कर सकता हूं यहां पर, और ऐसे मैं इसके लिए भी पॉइंट प्लॉट कर सकता हूं, एंड सो ऑन। तो यहां पर जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो कर्व बनेगा एक, है ना। तो कर्व कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये कर्व बना, ठीक है। ये कर्व बन गया, ठीक है। ये जो कर्व है ये अपन ने ड्रॉ करा है T डिग्री सेल्सियस पर। ये कर्व जो अपन ने ड्रॉ करा है ये T डिग्री सेल्सियस पर ड्रॉ करा है। अब आप यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस काइनेटिक एनर्जी पर है, 40 पर। मतलब मैं ये कह सकता हूं ये काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाएगी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। कुछ ऐसा सुना है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि ये जो 60 मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, 40 किलो जूल पर मोल। मतलब ये 40 किलो जूल पर मोल जो है ये सबसे कॉमन काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसे बोलेंगे अपन मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, ये जो एरिया अंडर दी कर्व नजर आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ही मॉलिक्यूल्स ये बैरियर क्रॉस करेंगे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो एरिया अंडर दी कर्व नजर आ रहा है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कह सकता हूं ये जो एरिया अंडर दी कर्व है ये बता रहा है कि इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए हैं। अगर इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या कह सकता हूं मैं कि इतने फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोल सकता हूं ऐसे, ये बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे,
ये मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी है, बोल सकता हूं क्या ऐसे, ये प्रोबेबिलिटी ही तो है। हाँ, अब अगर मैं इनका सम करूं, अगर मैं इसका सम करूं तो 1 के बराबर होगा। लॉजिकली भी सोचो, सबका डिनोमिनेटर जो है वो है 100, मतलब डिनोमिनेटर के आगे 100, सबको ऐड करना है, डिनोमिनेटर के आगे 100। अब न्यूमरेटर को सम करोगे ना तो ये भी 100 ही आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 100। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं अगर मैं इनका सम करूंगा तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, क्या ये वैल्यू चेंज होगी? इसका सम तो चेंज नहीं होगा ना, इसका सम तो हमेशा 1 ही रहेगा, इसका सम तो क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। हाँ, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, पर ये प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। अब अगर प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर रहेगा तो मैं कह सकता हूं जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब अगर मैं यहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देता हूं, टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देता हूं, तो आप मुझे बताओ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से क्या होगा, क्यों जाएगा आगे? टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी, अब आप मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कहां है, वाई पर या एक्स पर? एक्स पर। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी में बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये पॉइंट आगे जाएगा या ऊपर? आगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ये रही, तो पॉइंट आगे मूव कर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे मूव कर जाएंगे, है ना? तो कर्व कैसा नजर आएगा, कर्व नजर आएगा ऐसा। ठीक है, देखो सारे पॉइंट्स आगे बढ़ चुके हैं, क्लियर है बात सभी को? अब एक डाउट आएगा, सर एक बात बताओ, पॉइंट आगे तो चल गए, ये पीक ऐसे यूं के यूं टपक क्यों गया, ये पीक कैसे टपक गया? मुझे एक बात बताओ, भले टेम्परेचर बढ़ाऊं या घटाऊं, टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 के बराबर रहेगी, मतलब कह सकता हूं दोनों कर्व का जो एरिया अंडर दी कर्व है वो सेम रहेगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आप मुझे बताओ जो पहला कर्व है वो बीच से है मोटू, आगे से है छोटू, बीच से क्या है, मोटू, आगे से क्या है, छोटू। पर दूसरे कर्व की बात करूं, वो बीच से है छोटू, आगे से है मोटू, तो कह सकता हूं एरिया सेम है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब ये कर्व बिल्कुल सही है। अब आप यहां पर देखिए, टेम्परेचर मैंने क्या करा, बढ़ाया था, कितने से बढ़ाया, 10 डिग्री सेल्सियस बोलो या 10 केल्विन बोलो, एक ही बात है। 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने पर आप देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया है और ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अल्टीमेटली सीखना यही था यहां पर कि 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेट डबल हो जाएगी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में वो डबल हो जाएंगे। देखो ना, देखो ना, ये डबल हो गया है। ये बात समझ में आ रही है? बस यही सिखाना था। क्लियर है बात सभी को? कॉपी करो इसको, टेबल बनानी है तो बनाओ, नहीं तो छोड़ो और इसको बना दो। और यहां पर लिखेंगे अपन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया और दिख रहा है डबल हो गया, तो मैं कह सकता हूं डबल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर डबल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं डबल अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। अगर डबल अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा तो रेट क्या हो गई, डबल। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्या हो रही है, डबल। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी greater than equal to activation energy increases। ये टेबल मिटा दूं क्या?
एक काम करो ना, एक लाइन लिखो पहले, ग्राफ नहीं बनाया ना, पेज की आखिरी पेज की आखिरी आखिरी लाइन में लिख दो लाइन। ग्राफ नहीं बनाया ना आपने, ग्राफ नहीं बनाया है, नहीं बनाया, यहां पर आखिरी में एक लाइन लिख दो बस। चलो ठीक है यार, करो, बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ, फटाफट 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 बना दो, मैं लाइन ना भूल जाऊं पूरी। अरे लड्डू भूलूंगा ऐसे बिल्कुल सीरियस हो गए आप लोग तो। The area under the curve must be constant since क्या? थैंक यू। जय हिंद।